हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आज मैं लेके आया हूँ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि हम लोग कंटिन्यू देख रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर, जिसमें हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों कैसे किया जाए, इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखी थी। और दूसरे पार्ट में हम लोग पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड देखे थे, टेम्परेरी और परमानेंट, सारे जितने भी नेचुरल मेथड थे, आर्टिफिशियल मेथड थे, वो सारी चीज़ें हम लोग देखे थे। तो इस बार में मैं पार्ट थर्ड लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मेनली हम लोग क्या बोल देते हैं, एबॉर्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें मेन क्या होता है, हम लोग एबॉर्शन कराते हैं। क्या है, इट इज अ वॉलंटरी एक्शन एंड इंड्यूस्ड एक्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो कैसा होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है और इंड्यूस्ड एक्शन होता है। वर्ल्ड वाइड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में 40 से 50 मिलियन एमटीपी आर परफॉर्म्ड पर ईयर, व्हिच इज अप्रॉक्स 1/5 ऑफ टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड वाइड में 40 से 50 मिलियन क्या होता है, एमटीपी कराया जाता है पर ईयर। कब? पर ईयर, जो कि जितनी प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है 1/5 में से उसका 1/5 है। मतलब जितनी प्रेगनेंसी कंसीव की गई, जैसे कि अगर 5 प्रेगनेंसी कंसीव की गई तो उसमें से एक का एमटीपी हो जाता है, मतलब 1/5 ऑफ टोटल प्रेगनेंसी कंसीव। मतलब जितना प्रेगनेंसी कंसीव किया गया उसका कितना है, 1/5 है। एमटीपी कैन परफॉर्म ड्यूरिंग फॉलोइंग सिचुएशन। एमटीपी हम लोग कब करा सकते हैं, किस सिचुएशन में करा सकते हैं? मान लीजिए कोई रेप केस है तो आप एमटीपी करा सकते हैं, रेप केस में एमटीपी करा सकते हैं। फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, अगर आपका कोई कंट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया, आपको पता चल गया आप प्रेग्नेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। और जब मदर को या फीटस को रिस्क हो, क्या हो, रिस्क टू मदर और फीटस, अगर मदर को और फीटस को मान लीजिए प्रेगनेंसी के टाइम कोई रिस्क है या आफ्टर पास्चुरेशन मदर को कोई रिस्क है, तो आप क्या कर सकते हैं, एबॉर्शन करा सकते हैं, एमटीपी करा सकते हैं। एमटीपी जो है इंडिया में 1971 में लीगलाइज किया गया था। कब लीगलाइज किया गया था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एमटीपी लीगलाइज इन इंडिया इन 1971 एंड इज मॉडिफाइड टाइम टू टाइम। इसको टाइम टू टाइम मॉडिफाइड किया गया एंड एज पर एमटीपी अमेंडमेंट लॉ 2017। एमटीपी अमेंडमेंट लॉ 2017 में एक लॉ आया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी अमेंडमेंट लॉ। तो इस एमटीपी अमेंडमेंट लॉ के थ्रू हम लोग एमटीपी कब परफॉर्म कर सकते हैं, इस अमेंडमेंट लॉ के थ्रू 2017 एमटीपी एक्ट के थ्रू हम लोग प्रेगनेंसी, ओ सॉरी, एमटीपी कब करा सकते हैं, जब प्रेगनेंसी अप टू 12 वीक हो। कैसी हो, प्रेगनेंसी अगर अप टू 12 वीक है तो इसमें क्या चाहिए, मिनिमम नहीं, इसमें हम लोग को नीड पड़ती है 1 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर। अगर प्रेगनेंसी आपकी 12 वीक तक है या उससे कम है तो आपको एमटीपी कराने के लिए कम से कम एक प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर चाहिए, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर चाहिए, तभी आप एमटीपी करा सकते हैं। और अगर आपकी प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक है, अगर आपकी प्रेगनेंसी 12 वीक से ज़्यादा है और 24 वीक से 24 वीक से कम है, तो कम से कम आपको 2, मतलब डॉक्टर्स चाहिए, 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर चाहिए, तभी आप एमटीपी करा सकते हैं। और इसका बेस क्या था, हम लोग कब ये मतलब 12 वीक तक और 12 से लेकर 24 वीक तक प्रेगनेंसी को मतलब कब एबॉर्शन करा सकते हैं, कब एमटीपी करा सकते हैं? तो इसका बेस था कि मान लीजिए अगर मदर को कोई रिस्क है, क्या है, मदर को रिस्क है आफ्टर प्रेगनेंसी पार्चुरेशन के बाद, मान लीजिए मदर को कोई रिस्क है, चाइल्ड को कोई रिस्क है, या चाइल्ड को कोई डिजीज है, या मान लीजिए पार्चुरेशन के बाद मदर के मेंटल हेल्थ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है, तो इन सब केस में आप क्या कर सकते हैं, 12 से लेकर 24 वीक के बीच में भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी सॉरी एमटीपी करवा सकते हैं। और तो 12 अप टू 12 वीक तक क्या कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। और रेप केस है, फेलियर है, कंट्रासेप्टिव मेथड है, रिस्क टू मर्डर है, वही वही मैंने यहाँ लिख दिया है, एमटीपी कैन परफॉर्म ड्यूरिंग द सिचुएशन, रेप केस, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, रिस्क टू मर्डर और फीटर, तो आप क्या कर सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हैं। तो ये था शॉर्ट्स में एमटीपी। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी वीडियो में हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज देख लेंगे। इसके बाद में अगली वीडियो में हम लोग लेके आएंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, फिर ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं अब हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती है, जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैलती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसफर होता है, ये कैसे ट्रांसफर होता है, ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड पर्सन। मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, मान लीजिए उसको एचआईवी है और आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं विदाउट
प्रोटेक्शन आप सेक्स कर लेते हैं तो उसका जो फ्लूइड होता है आपके पेनिस के फ्लूइड से मिलेगा और क्या हो जाएगा, आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे, आपको भी HIV हो जाएगी। एड्स एंड हेपेटाइटिस, ये तो कॉमन पॉइंट है कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से फैलती हैं। लेकिन क्या होता है, जो एड्स होता है और हेपेटाइटिस होता है आल्सो स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड नीडल, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। क्या होता है, जो एड्स होता है वो इन्फेक्टेड नीडल से भी फैल जाता है। मान लीजिए कोई पर्सन HIV से सफर कर रहा है और उसी नीडल से उसने भी अपना ब्लड निकलवाया, या मान लीजिए ये कॉमन किस में होता है, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं तो एक ही नीडल से बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, तो क्या होता है वो नीडल इन्फेक्टेड हो जाता है और उससे भी हेपेटाइटिस और एड्स फैल सकता है। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए कोई ब्लड है उसको वो इन्फेक्टेड है, वो ट्रांसफ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा, HIV और हेपेटाइटिस फैल जाएगा। इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ये क्या होता है थ्रो प्लेसेंटा, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है हेपेटाइटिस और एड्स चाइल्ड में भी हो जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में चला जाता है, तो वही लिखा है इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड। इसका जो मैक्सिमम रिस्क है वो 15 to 24 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क होता है। अर्ली सिम्टम्स आर वेरी माइनर, इसके जो अर्ली सिम्टम होते हैं, शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही माइनर होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। कुछ कुछ महिलाओं में तो ये लक्षण क्या होते हैं, दिखते नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब सिम्टम्स ही नहीं दिखते हैं उनके अंदर, और बाद में क्या करते हैं सीरियस कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन आ जाती है बाद में। लेकिन शुरुआती में कुछ महिलाओं में ये चीज दिखती ही नहीं है, जिनके जो सिम्टम्स होते हैं वो दिखते ही नहीं है। अब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके अर्ली सिम्टम्स क्या है, अर्ली सिम्टम्स क्या होता है, गोनेड में स्वेलिंग होना, ईचिंग होना, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, तो वही लिखा है स्वेलिंग इन गोनेड्स, गोनेड्स में स्वेलिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से फ्लूइड का डिस्चार्ज होना, पेन इन गोनेड्स, गोनेड्स में पेन होना, और रेडनेस, स्वेलिंग एंड ईचिंग, क्या हो जाता है रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है वहां पे रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और ईचिंग होती है। अब इसके जो लेट सिम्टम होते हैं बहुत ही खतरनाक और डेंजरस होते हैं। क्या होता है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज लाइक इन्फ्लामेशन एसोसिएटेड विद यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब, क्या होता है फेलोपियन ट्यूब में या फिर यूट्रस में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी, अब इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी मतलब होता है अदर देन यूट्रस, जहां प्रेगनेंसी सेटल हो जाए। मेनली क्या होता है, जो प्रेगनेंसी सेटल होती है वो यूट्रस में सेटल होती है, लेकिन अगर यूट्रस के अलावा मान लीजिए फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी सेटल हो गई तो उसको क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये बहुत ही कॉमन है। इनफर्टिलिटी आ जाना, इनफर्टिलिटी आ जाता है, बार बार एबॉर्शन हो जाता है, प्रेगनेंसी सेटल ही नहीं हो पाती है। स्टिल बर्थ क्या होता है, जो चाइल्ड जन्म लेता है, चाइल्ड का बर्थ होता है वो डेड रहता है, मरा हुआ बच्चा जन्म लेता है, और बाद में क्या करता है, इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्या हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कैंसर भी हो जाता है। ये सारे लेट सिम्टम है, ये सारे अर्ली सिम्टम है। ये अर्ली सिम्टम्स तो बहुत से महिलाओं में दिखते ही नहीं है, तो जब लेट सिम्टम पता चलता है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये थी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की कॉमन पॉइंट कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मैक्सिमम रिस्क किस ग्रुप के एज के बच्चों को, ये कैसे फैलता है, इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू, ये सारी चीजें। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं, बहुत ही माइन्यूर होते हैं, जैसे स्वेलिंग इन गोनेड्स, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन इन गोनेड्स, रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग, ये सब बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। लेकिन जो लेट सिम्टम्स होते हैं बहुत ही डेंजरस होते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिजीज लिखेंगे और किससे मतलब फैलता है वो सारी चीजें लिखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर डिजीज और किससे फैलता है और कौन कौन सी डिजीज जो है वेरिएबल है, कौन कौन सी डिजीज नॉन कैरेबल है, वो सारी चीजें देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज और उनके कॉजिंग एजेंट। तो इसमें पहला सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है क्लाइमाइडाइसिस, जो कि होता है कॉजिंग एजेंट इसका होता है क्लाइमाइडिया ट्राइकोमेटिस। तो सी से ये मतलब ये क्या है, क्लाइमाइडाइसिस डिजीज का नाम है और इस कॉजिंग एजेंट में भी क्या आता है क्लाइमाइडिया, तो इसका कॉजिंग एजेंट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गोनोरिया, तो इसका हो जाता है निसेरिया गोनेरिया, तो इसमें भी गोनेरिया आ रहा है तो इसको लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं, लर्न करने में दिक्कत होगी इसको क्या होता है, साइफिल्स का होता है ट्रेपोनेमा पेलिडियम, तो एक इसका कॉजिंग एजेंट याद करने में दिक्कत है, बाकी इसमें भी नाम आ रहा है, इसमें भी नाम आ रहा है। जेनाइटल हर्प, देखिए इसमें हर्प है तो इसमें भी हर्प आ रहा है, हर्प सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। जेनाइटल वार्थ, जेनाइटल वार्थ किससे होता है, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है। एड्स तो लगभग लोगों को पता होगा, HIV के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है, एच
BP मीन्स हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है। और ट्राइकोमोनासिस किससे होता है? ट्राइकोमोनाज, ट्राइकोमोनाज वाजिनलिस। तो इसका जो है लर्न करने में देखो ट्राइकोमोनास आता है, इसमें ट्राइकोमोनियासिस आता है। तो ये भी याद हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी का लोगों को याद नहीं रहता है कि देखो इसमें भी आ रहा है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। एड्स का सब लोगों को पता है, HIV से होता है। जेनाइटल वार्थ को बस याद कर लीजिए, एसपीबी और साइफिल्स को याद कर लीजिए, ट्रिपेनोमा पैलिडियम। बाकी सारे डिजीज के नाम आ जाते हैं उनके कॉजिंग एजेंट में। अब इनमें से ये 3 कैसे होते हैं? ये होते हैं बैक्टीरियल, जेनाइटल हार्ट, जेनाइटल वार्थ और एड्स और हेपेटाइटिस। ये कैसे होते हैं? ये वायरल होते हैं और ये प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, अब ये थे डिजीज के नाम। इनमें से जो है 3 डिजीज ऐसे होते हैं जिनको हम लोग 100% क्योर नहीं कर पाते हैं। पहला जेनाइटल हार्ट, ये हो गया नॉट क्योरेबल। एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये 100% क्योरेबल नहीं है। अगर किसी भी इंसान को ये हो गया तो मेडिसिन के थ्रू उसको सप्रेस किया जा सकता है, उसकी लाइफ थोड़ी सी और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इसको हम लोग सोचें कि अगर 100% क्योर कर लें तो 100% क्योरेबल नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है 100% क्योर करने के लिए। अब इन सब डिजीजों को मतलब हम लोग क्या करें, रोकने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? तो हाउ टू प्रिवेंट, कैसे प्रिवेंट करें? तो इसका पहला क्या है? अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर को अवॉइड करें। अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, इंटरकोर ना करें। और अवॉइड मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स। और क्या है, जैसे नीडल्स का लोगों की यूज ना करें, जो जिनसे ये फैलता है वो सारी चीजें अवॉइड करें, तो आप इन सारी डिजीज से बच सकते हैं। तो ये था हम लोग का पार्ट 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, जिसमें हम लोग आज देखे हैं एमटीपी और एसटीडी। एमटीपी मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और एसटीडी मीन्स सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी आर्ट्स। फिर ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।